رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Lecture number 2, Basic Grammatical Terms. ग्रामर को सीखने से मुतालिक हम चंद टर्म सीखेंगे जो हमें बहुत हेल्पफुल होंगी नेक्स्ट टर्म्स को समझने के लिए. सबसे पहले अरबी ग्रामर में जो सीखने की चीज़ है वो आती है हरकत. अरबी इबारत में आप देखते हैं कि कोई भी लफ्ज़ हो तो उसके हर हर्फ पर कोई ना कोई अलामत ज़रूर होती है जिससे हर्फ की अदायगी का पता चलता है. इस अलामत को ही अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं, अरबी ग्रामर में हरकत कहा जाता है. अब एक वाइट बोर्ड पर आप कोई वर्ड लिखें विदाउट कोई भी उसके ऊपर हरकत नहीं है तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आएगी और पता नहीं होगा कि ये कैसे इसको अदा किया जाता है. तो अरबी ज़ुबान में हर्फ की अदायगी का पता तब चलता है जब उसकी हरकत को समझा जाता है. हरकत जो है 3 तरह की होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश. अरबी ज़ुबान में ज़बर को फतहा भी कहते हैं और जिस हर्फ पर ज़बर हो वो हर्फ मफ्तूह कहलाता है. जैसे मन, मन में जो मीम है वो मफ्तूह है क्योंकि मीम के ऊपर ज़बर है. तो ज़बर फतहा भी है और जिस पर फतहा हो उसे क्या कहेंगे, मफ्तूह कहेंगे. इसी तरह अरबी ज़ुबान में ज़ेर को कसरा और जिस हर्फ पे कसरा हो वो मकसूर कहलाता है. जैसे मीम में मीम, अब मीम के नीचे ज़ेर है और ये क्या कहलाएगी, मकसूर कहलाएगी. तो ज़ेर भी, कसरा भी और मकसूर भी. यानी ज़ेर कहेंगे, ज़ेर तो वो जो हरकत है जो लफ्ज़ के नीचे होती है उसे कहेंगे ना, तो उसको कसरा भी कहेंगे, लेकिन जिस हर्फ पर ज़ेर होगी वो मकसूर कहलाएगा. पेश को हम ज़म्मा कहते हैं और जिस हर्फ पे ज़म्मा हो उसे क्या कहेंगे, मज़मूम. जैसे काफ पेशकू तो हम कहेंगे काफ मज़मूम है, ये नहीं कहेंगे काफ ज़म्मा है, बल्कि कहेंगे काफ मज़मूम है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज़म्मा है, पेश है. डबल हरकत यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं. और तनवीन की अदायगी में नून की आवाज़ पैदा होती है मगर नून जो है लिखने में नहीं आता. जैसे बा दो पेश बुन, बा दो ज़बर बन. और अगर यानी जैसे बुन को बुन और बन को बन पढ़ा जाता है, ये होगी तनवीन. अगर किसी हर्फ पर कोई भी हरकत ना हो, हर्फ की इस हालत को सुकून या जज़म कहते हैं. यानी ये लफ्ज़ जो है बहुत सुकून में है. तो जज़म या सुकून को आपके सामने शेप है वो आप देखें, इस तरह लिखा जाता है और जिस हर्फ पे ये अलामत हो उस हर्फ को साकिन कहते हैं. जैसे मन, मीम ज़बर नून, मन में नून क्या है, साकिन. क्यों साकिन है, कोई पूछे नून साकिन क्यों है तो आप कहेंगे नून पर सुकून है या जज़म है. तो मजज़ूम यानी सुकून वाला लफ्ज़ और इस हालत को सुकून कहेंगे. और शद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं. उसकी अलामत आप देख सकते हैं किस तरह से होती है और जिस हर्फ पर ये अलामत हो उसे 2 बार पढ़ा जाता है. जैसे अल-गफ़्फ़ार, फा 2 दफ़ा था लेकिन उसको तशदीद दे दी गई और उसको एक ही लफ्ज़ के अंदर कर दिया गया और उस पर जोर लगा के पढ़ा जाता है. गफ़ार नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा अल गफ़्फ़ार.
الف اور حمزہ میں فرق. اردو زبان میں عموماً الف اور حمزہ جو ہے ان میں فرق نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں الف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے. جیسا کہ حمزہ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جو حرکت کو قبول کرتا ہے اور کلمہ کی شروع یا آخر یا درمیان میں ہر جگہ آ سکتا ہے، اور اگر ساکن ہو تو جٹکے کی آواز پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ آمارا شروع میں ہے نا، حمزہ زبر آمارا، اور بأسن لفظ کے درمیان میں آیا. تو جو حرکت کو قبول کرے، یعنی جس الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو یا پھر ساکن ہو یا مشدد ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا. اور الف جو ہے وہ جس پر کوئی بھی حرکت اور جزم نہ ہو، اس کو الف کہتے ہیں. الف زبر آ نہیں پڑھ سکتے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ. کیوں؟ کیونکہ عربی لینگویج میں الف اور حمزہ میں فرق ہے. اب دیکھیں جیسے قالا، اب قاف زبر الف قا، یعنی لفظ کے درمیان میں الف آیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی زبر نہیں، کوئی زیر نہیں، کوئی پیش نہیں، کوئی جزم نہیں، تو اس حالت کو الف کہیں گے. قالا، دعا، یہ بھی لفظ کے لاسٹ پہ آیا ہے، دعا. ٹھیک ہے، دال زبر دا، عین زبر حمزہ آ نہیں پڑیں گے، عین زبر الف آ، دعا. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اس سے مزید آپ کو سمجھ آئے گی. جی تو آج ہم نے حرکات اور الف اور حمزہ میں فرق اور پھر حرکات کی ڈیفینیشن